वेलकम यूअर्स। लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 आज आ चुका है। इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव स्टडीड दैट न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पार्ट 1 में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मतलब है वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है, वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आज पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट जिसे होलोजॉइस न्यूट्रिशन, सेकेंड जिसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड दैट इज नोन एज पैरासाइट न्यूट्रिशन। फर्स्ट जिसे होलोजॉइस न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। आखिर ये होलोजॉइस न्यूट्रिशन क्या है? तो द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंगेशन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडी। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को खाता हो और वो अपने बॉडी में उस फूड को डाइजेस्ट करता हो और उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को होलोजॉइस, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजॉइस न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म इस मेथड से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं, उसे होलोजॉइस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे हम लोग सॉलिड फूड को एक सेव ले लेते हैं और उसको खाते हैं, चावल के दाना लेते हैं खाते हैं, दाल रोटी सॉलिड जो भी फूड है उसे हम लोग लेकर खाते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन के टाइप को ही होलोजॉइस कहा जाता है। ठीक है, ये होलोजॉइस न्यूट्रिशन को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट दैट इज नोन एज हार्बिवोरस, सेकेंड दैट इज नोन एज कार्निवोरस एंड थर्ड दैट इज नोन एज ओमनिवोरस। हार्बिवोरस के मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट को खाता हो, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हार्बिवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, जो एनिमल दूसरे जानवर के मांस को खाता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को कार्निवोरस कहा जाता है। एंड थर्ड दैट इज नोन एज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट पार्ट को भी खाता हो, यानी प्लांट का प्रोडक्ट भी खाता हो और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को ओमनिवोरस कहा जाता है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक? द एनिमल्स ऑर्गेनिज्म्स feed on dead and decaying matter include bacteria and fungi which digest the food externally before the nutrition are absorbed। यानी जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को खाता हो और जो अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है और उसका न्यूट्रिशन को केवल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉफिक कहा जाता है। यानी जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन को गेन करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉफिक कहा जाता है। ये अपने भोजन को अंदर नहीं लेते हैं, ये बाहर ही जो मरा हुआ जानवर है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं अपने केमिकल के मदद से और उससे केवल न्यूट्रिशन जो है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका ईस्ट, ब्रेड मोल्ड और मशरूम etc। ये सब जो है सेप्रोट्रॉफिक है। थर्ड जो है वो है पैरासाइट है आपका, ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट और इन इंटरनल पैरासाइट ऑफ द बॉडी होस्ट। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को गेन करता हो, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता हो,
यानी कि एक्सटर्नली रहकर फूड गेन करता हो, जैसे कि आपके बाल में जू रहता है और आपके ब्लड को अपने फूड के लिए यूज करता है, एक्सटर्नली है। ऐसे ही हम लोगों के स्टमक में भी बहुत सारा बैक्टीरिया है जो रहता है और अपने फूड को गेन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है, यानी कि वो इंटरनली है। यानी कि जो हम लोगों के बॉडी पर रहता है, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अगर बाहर हैं तो एक्सटर्नली, अगर अंदर हैं, बॉडी के अंदर हैं तो इंटरनली, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए डिपेंड है उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल है लाइस, लीच, टैपोर, टेकल्स, एटीसिया, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो किस्क्यूटा है। किस्क्यूटा जो है एक प्लांट होता है, और आप जानते हैं कि प्लांट जो है क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपने फूड का सिंथेसिस खुद करता है। लेकिन किस्क्यूटा जो है वो एक्सेप्शन में है, यह जो है एक पैरासिटिक प्लांट है जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कि किस्क्यूटा प्लांट इज ए पैरासिटिक प्लांट बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल की कमी होता है, नहीं होता है, इसलिए वो अपने भोजन के लिए वो दूसरे प्लांट पर जो है वो डिपेंड होता है। अब देखिए, व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट, यानी जो भी भोजन हम लोग खाते हैं उस भोजन के साथ क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज इंगेशन। इंगेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, यानी खाना लेने का जो प्रोसेस है, खाना खाने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग यानी भोजन लेते हैं, मुंह में रखते हैं, उस प्रोसेस को इंगेशन कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन, यानी भोजन को जब हम लोग माउथ में ले लिए हैं उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में ही टीथ है, सैलिवरी ग्लैंड है जो सैलिवा को सिक्रेट करता है, टोंग है जो उसमें मदद करता है उसको डाइजेस्ट करने में, उसे मैस्टिफिकेशन करने में। इस प्रकार से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम लोगों के माउथ से ही चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी डाइजेशन के बाद जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन क्या है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ए स्मॉलर कंपोनेंट दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी जो भी सॉलिड फूड हम लोग खाते हैं उस फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेशन के बाद जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी जो भी भोजन का डाइजेशन होता है, फाइनली डाइजेशन जो है, डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से स्टार्ट हो जाता है और फाइनली डाइजेशन जो है हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो डाइजेशन के बाद जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड स्ट्रीम में जो फूड जाता है, उसी प्रोसेस को जो है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्ब जब फूड हो जाता है, न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद का एक प्रोसेस होता है जिसे एसिमुलेशन कहा जाता है। एसिमुलेशन क्या है, तो द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी उस न्यूट्रिएंट का अब बॉडी में यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है उस फूड का, किसके लिए, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी दैट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, तो एटीपी प्रोडक्शन यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए और डैमेज्ड सेल को रिपेयर करने के लिए जो फूड का यूज किया जाता है, न्यूट्रिशन डाइजेस्टेड फूड का यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को जो है एसिमुलेशन कहा जाता है। यानी एसिमुलेशन इज यूजेज, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी।
और लास्ट प्रोसेस जो डाइजेशन का होता है वो है इंगेशन। इंगेशन में क्या होता है, तो रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उस फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है बाय द ओपनिंग ऑफ एनस, यानी एनस एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर हो जाता है, उसी प्रोसेस को ईगेशन कहा जाता है। यानी जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन लेते हैं तो इस सारा प्रोसेस जो है हम लोगों के बॉडी में होता है। यही सेम प्रोसेस जो है वो अमीबा में भी होता है। यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा का क्या प्रोसेस है, तो है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and last egation. This is also a step of nutrition in amoeba. अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन यानी कि आप फूड ले रहे हैं, फूड खा रहे हैं, जब भी फूड की बात आएगा, खाने की बात आएगा, तब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका नाम अवश्य आएगा। क्योंकि खाना आप खाते हैं और खाना को पचाने का जो काम है, निकालने का जो काम है, उस सभी में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जो मदद करते हैं, उसी सभी ऑर्गन को एक साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। यानी जो भी ऑर्गन है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट ऑर्गन टुगेदर नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गन है उस सारे ऑर्गन को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। इसी प्रकार से डाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे ऑर्गन को एक साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने दो भागों में क्लासिफाई किया है, एक एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड दैट इज नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड। पहले जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। कैनाल का मतलब क्या है कि एक स्पेस है, रास्ता है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो एक लॉन्ग होलो ट्यूब which contains organ through which the food actually passes। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग होलो ट्यूब है जिसे फूड जो है एक्चुअली पास करता है। ठीक है, यानी माउथ में जो भोजन जाता है फिर जो है वो इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, कैसे जाता है, तो एक ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, होलो ट्यूब, उसी के द्वारा जो है भोजन पास करते रहता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो इसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फाइनल लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो ऑर्गन है जिससे होकर फूड जो है वो पास करते रहता है। इट इज ठीक है, इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लैंड्स फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड से फूड पास नहीं होता है लेकिन वो डाइजेशन में मदद अवश्य करते हैं। जैसे देखिए ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी वैसे ऑर्गन जो डाइजेशन में मदद करते हैं बट लेकिन नो फूड पासेस थ्रू देम, लेकिन इनसे फूड पास नहीं करता है। ये जो है डाइजेशन में मदद करते हैं लेकिन इनसे फूड जो है पास नहीं करता है। जैसे कि आपका लीवर है, पैनक्रियाज है, सलेवरी ग्लैंड है, इस सभी ऑर्गन जो है, ग्लैंड जो हैं, वो सब डाइजेशन में मदद करते हैं लेकिन इनसे जो है फूड एक्चुअली में पास होता नहीं है। अब हम लोग माउथ के बारे में जानेंगे, यानी जो भी ऑर्गन जो हम लोगों के फूड के डाइजेशन में मदद करता है उस सभी ऑर्गन के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले जो है माउथ के बारे में जानते हैं, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो माउथ से ही चालू होता है, इंगेशन का प्रोसेस जो है माउथ से ही चालू होता है। तो इसलिए जो है माउथ, जिसे बकल कैविटी भी कहा जाता है, माउथ में फूड इज इंगेस्टेड है। सबसे पहले माउथ में फूड को क्या किया जाता है, इंटेक किया जाता है, लिया जाता है। आफ्टर दैट क्रस्ट एंड च्यूड विद हेल्प ऑफ टीथ, उसके बाद टीथ के मदद से, दांत के मदद से उस फूड को चबाया जाता है।
क्रश किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक किया जाता है। फूड इज वेटेड विथ सेलिवा टू मेक इट्स पासेज स्मूथ। और हम लोग जानते हैं हम लोगों के माउथ में सेलिब्री ग्लैंड होता है। सेलिब्री ग्लैंड हम लोगों के माउथ में पाया जाता है जो सेलिवा को सिक्रेट करता है। सेलिवा क्या है? तो सेलिवा एक वाटरी फ्लूइड है जो फूड को जो है सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, ताकि फूड आसानी से जो है वो पास कर सके। ठीक है। फूड इज मिक्स्ड विथ सेलिवा विद हेल्प ऑफ मस्कुलर टोन। और सेलिवा के साथ फूड कैसे मिलता है? तो माउथ में ही टोंग पाया जाता है, टोंग जीभ, और वही टोंग जो है अच्छे से फूड को सेलिवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है। ठीक है। यानी कि माउथ में जो है स्टार्च जो है, जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो एमाइलेज के कारण, एमाइलेज क्या है? तो सेलिवा में एमाइलेज पाया जाता है। और वही स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर जो है, यानी कि स्टार्च जो है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है एमाइलेज के कारण। ठीक है। स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो माल्टोज में चेंज होता है, तो माल्टोज जो है एक सिंपल शुगर है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे माउथ के बाद फूड जो है ओइसोफेगस में जाता है। तो अब हम लोग ओइसोफेगस के बारे में जानते हैं। ओइसोफेगस जिसे फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसे फूड पाइप क्यों कहा जाता है? कि ओइसोफेगस, क्योंकि ओइसोफेगस एक ट्यूब है जिससे पाइप के जैसा है, जिससे फूड पास करता है, इसी कारण से इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। यानी कि राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण फूड जो है वो नीचे की ओर पुश होता है। यानी कि ओइसोफेगस जो है ट्यूब है, उसमें बार बार राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण फूड जो है वो ओइसोफेगस से नीचे की ओर पुश होता है। उसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण जो इनवॉलेंटरी होता है वो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है। तो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के दौरान ओइसोफेगस से फूड जो है नीचे की ओर जाता है। ठीक है। उसके बाद ओइसोफेगस से फूड जो है स्टमक में इन करता है। तो स्टमक के बारे में अब जानते हैं। स्टमक जो है जिसका शेप जो है जे शेप का होता है, यानी स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। और एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट जो है वो स्टमक का होता है। ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्टमक। अब देखिए माइंड, स्टमक में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस के बारे में जानते हैं। गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। यानी कि गैस्ट्रिक जूस में वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। पहले देखिए HCl के बारे में। HCl जिसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl क्या करता है? तो दैट कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, यानी पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl। क्योंकि पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव होता है, पेप्सिन जो है एक्टिव होता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो वह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl का है। इसके अलावा यह जो है वो एंटीसेप्टिक होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर हम लोगों के भोजन में बैक्टीरिया खा रहे हैं, बैक्टीरिया है, तो उसको किल करने में भी HCl मदद करता है। यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट जो है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट जो है, वो HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाया जाता है। ठीक है। अब जान गए कि पेप्सिन जो है
प्रोटीन को डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और हम लोगों की स्टमक में म्यूकस भी पाया जाता है जो HCl के इफेक्ट को रोक के रखता है। यानी HCl के कारण हम लोगों का स्टमक जो है उसमें कोई डैमेज ना हो, उससे जो है म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है। तो ये म्यूकस देखते हैं क्या है। म्यूकस क्या करता है, तो फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी कि म्यूकस जो है वह एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है। प्रोटेक्टिव कोटिंग जो प्रोटेक्ट करने का काम है, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड ल्यूब्रिकेंट, और एक ल्यूब्रिकेंट है जो HCl और पेप्सिनोजेन से जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का पार्ट है उससे जो है वो हम लोगों को बचाता है। कौन? म्यूकस। यानी म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है HCl से और पेप्सिन से, कि स्टमक जो है डैमेज ना हो, उससे जो है प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ठीक है। अब देखिए माय डियर, यही HCl और म्यूकस के बीच जब इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कभी ज्यादा कम होने का कारण, इम्बैलेंस होने के कारण जो है हाइपर एसिडिटी कॉज होता है, यानी हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक जो है हो जाता है। ठीक है। इम्बैलेंस के कारण, यानी इम्बैलेंस बिटवीन HCl एंड म्यूकस कॉजेज हाइपर एसिडिटी गैस्ट्रिक। अब देखिए लीवर। लीवर जिसे लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। लीवर एक जूस का सिक्रेशन करता है जिसे बाइल जूस के नाम से हम लोग जानते हैं। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है और वो जूस गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उस बाइल जूस का फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी बाइल जूस का प्रोडक्शन लीवर करता है, स्टोरेज गैल ब्लैडर में होता है, और वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। यानी कि लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, और बाइल जूस मेक फूड अल्कालिन, और ये बाइल जूस जो है वो फूड को अल्कालिन यानी कि बेसिक बनाता है। बाइल जूस इज हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस जो है वो फैट को, बिग मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है। ये कुछ एंजाइम है जो कि पैनक्रियाज जो है वो सीक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। पहले समझिए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या रोल है, तो ट्रिप्सिन जो है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं। एंड सेकेंड दैट इज नोन एज लाइपेज इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। यानी जो फैट इमल्सिफाइड है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल है, उसको भी स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करते हैं, यानी फैट को ब्रेक करने का काम है लिपिड का। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का क्या काम है, तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि फूड जो है स्टमक से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम छोटा है लेकिन काम जो है बहुत बड़ा है, इसकी लंबाई जो है बहुत ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करते हैं, और इसमें यानी कि
स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करते हैं, उस इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं देखिए। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फूड। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो फूड के डाइजेशन के लिए जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। पहला है पेप्टिडेजेज। पेप्टिडेजेज टू स्प्लाइट स्मॉल पेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड। यानी पेप्टाइडेज जो है वो स्मॉल पेप्टाइड्स को स्मॉल अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। ठीक है, पेप्टाइडेज स्मॉल पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज पर काम करता है और उस माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन? माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने का काम किसका है? माल्टेज एंजाइम का काम है। ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है, वो एंजाइम होता है सुक्रेज। सुक्रेज एक्ट्स ऑन सुक्रोज एंड कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, यानी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है सुक्रेज। लैक्टोज जो है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज होता है। किसके प्रेजेंस में? लैक्टेज के प्रेजेंस में। यानी लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है। लाइपेजेज जो एंजाइम होता है वो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में ब्रेक करता है। लाइपेजेज जो एंजाइम है वो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में ब्रेक करता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे भिलाई कहा जाता है। भिलाई और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वही भिलाई जो है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, भिलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। भिलाई जो फिंगर लाइक एब्जॉर्प्शन, फिंगर लाइक अपीयरेंस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एरिया को जो है वो ज़्यादा ऑक्युपाई करता है, इसलिए ज़्यादा फूड को जो है एब्जॉर्ब कर पाता है, यानी एब्जॉर्प्शन हो पाता है। उसी में जो है ब्लड का सप्लाई जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है richly supplied with blood vessel which take the absorbed food into each and every cell to the body। जो each और every cell में न्यूट्रिएंट का जो है एब्जॉर्प्शन होता है ताकि वह बॉडी जो है उस सेल का यूज कर सके, बॉडी जो है उस एनर्जी का यूज कर सके, यानी बॉडी का जितना भी सेल है उस फूड का यूज कर सके। आफ्टर दैट फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। आखिर फूड को यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है तो क्यों किया जाता है? तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, न्यू सेल के प्रोडक्शन के लिए, और ओल्ड टिश्यू जो है या डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करने के लिए जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन यूज किया जाता है। ठीक है, अब फूड का एब्जॉर्प्शन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है और जिस फूड का एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन नहीं हो पाता है वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है, सिकम, कोलोन और रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन रीजन है उसमें जो है फूड वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट में होता है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वह लास्ट में एनस के द्वारा एक ओपनिंग है जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव कर दिया जाता है,
एक्सक्रेट कर दिया जाता है। यानी एनएस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड, यानी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड को एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से कंप्लीटली हम लोगों का आज का लेक्चर हेट्रोजीनस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। लास्ट में एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहेंगे कि हार्बीवोरस का जो इंटेस्टाइन होता है वो ज्यादा लॉन्ग होता है कार्निवोरस की तुलना में। क्यों होता है? यानी कि व्हाई डू हार्बीवोरस हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस? हार्बीवोरस का इंटेस्टाइन कार्निवोरस की तुलना में लॉन्ग क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि हार्बीवोरस जो है वह प्लांट को खाते हैं और प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में लंबा समय लगता है। यही कारण है कि हार्बीवोरस का इंटेस्टाइन जो है वो ज्यादा लॉन्ग होता है, लंबा होता है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।